हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय कुमार पांडे। आज हम लोग लेज़र पर बात करेंगे। लेज़र क्या है, उसके एप्लीकेशन किस तरह प्रयोग किए जाते हैं, आज हम लोग लेज़र पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं लेज़र। पिछले टॉपिकों पर ये चर्चा चल रही थी जब हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम को देखा था, तो ये बात आ रही थी कि क्वांटम का एप्लीकेशन क्या है, क्या यूजफुलनेस है। तो क्वांटम थ्योरी का सबसे बढ़िया एग्जांपल लेज़र है। आइए देखते हैं लेज़र क्या है। नेम से स्पष्ट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी यहाँ पर लेज़र का मतलब ही है लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना है। कैसे? स्टिमुलेटेड इमिशन, यानी हमें जो इमिशन लेना है वो स्टिमुलेटेड लेना है। अभी हम इस पर बात करेंगे। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, रेडिएशन की बात करेंगे। तो इन चीज़ों को जानने से पहले इस बात पर भी बात करना जरूरी है कि लेज़र की आवश्यकता क्या पड़ गई, ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र लाइट में फर्क क्या है। हर सिद्धांत जब आता है तो उस सिद्धांत से पहले एक बात होती है डिमेरिट और मेरिट की। तो ऑर्डिनरी लाइट से लेज़र लाइट में क्या बेहतर है, क्या उसकी मेरिट है, क्या डिमेरिट है, ये पहले देखते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेज़र और ऑर्डिनरी। यहाँ पे दो तरह की लाइट की हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों के डिफरेंसेस को देखते हैं कि लेज़र वर्सेस ऑर्डिनरी में क्या अंतर है, या इसे आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं लेज़र का। लेज़र का पहला गुण है मोनो क्रोमेटिक लाइट। ये लाइट मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का अर्थ हुआ एक वर्णीय, यानी अब आपका प्रकाश केवल एक वर्ण का है। जो वर्ण आप चाहते हो, जो कलर आप चाहते हो, वो एक कलर का प्रकाश है। जबकि हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो यहां पर आएगा पॉली क्रोमेटिक, यानी इसमें प्रकाश के कई रंग शामिल हैं, जिसे आप पहले भी जानते हैं। यहाँ पर दोनों में सबसे पहला अंतर यही है, यह प्रकाश कई रंगों का है और यह प्रकाश केवल एक रंग का है, मोनोक्रोमेटिक। अब हम दूसरी विशेषता इसकी देखें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसकी हाई इंटेंसिटी। इसकी हाई इंटेंसिटी है और इसकी क्या होगी, लो इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है? किसी भी एक क्षेत्रफल पर जितना प्रकाश पड़ता है उसे आप इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अब हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी की क्या स्थिति है ये देखें आप। जब प्रकाश लो इंटेंसिटी का होगा तो किसी पृष्ठ पर जब वो पड़ेगा तो उसकी मात्रा कम होगी, जबकि हमें आवश्यकता पड़ती है कई बार हाई इंटेंसिटी के प्रकाश की, जिसकी प्रति क्षेत्रफल पर अधिक मात्रा चाहिए होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम 100 वाट का बल्ब लें, इस ऑर्डिनरी लाइट का, इस 100 वाट के बल्ब से 1000 गुना ज्यादा इंटेंसिटी सामान्य बल्ब की होगी अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को ले रहे हो, अगर हम लेजर लाइट को ले रहे हो। तो यहाँ इस दूसरी विशेषता में आप देखेंगे कि एक की इंटेंसिटी लो है, दूसरे की हाई है। इसकी तीसरी क्वालिटी
यूनिडायरेक्शनल, यानी इस पर केवल एक दिशा, किसी भी दिशा में आप इसे ले सकते हैं। और यहां पर है नॉन डायरेक्शनल। यहाँ पे जो प्रकाश फैलता है, हम जानते हैं कि यह प्रकाश चारों तरफ फैलता है। यहाँ पर डायरेक्शन की कोई अवधारणा ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। प्रकाश सभी रंगों में यहाँ फैलता है, संचरित होता है। माध्यम में जिस प्रकार माध्यम होता है उस प्रकार इसका संचरण भी होता है। यहाँ देखिए, ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी आप जिस डायरेक्शन में इसको लेना चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तीसरी मेरिट इसकी ये बनती है। चौथी जो चीज पहले होनी चाहिए थी वह है कोहेरेंट, यानी कला संबद्ध, कला संबद्धता। और यहाँ है नॉन कोहेरेंट। यहाँ कला संबद्धता नहीं है। कला संबद्धता का अर्थ हुआ जब आप ऑर्डिनरी लाइट को ले रहे हैं तो प्रकाश कई अलग अलग आवृत्ति का, अलग अलग वेवलेंथ का होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कला संबद्धता की बात नहीं सोच सकते। जबकि यहाँ यह कला संबद्ध है, यानी इसके सभी फोटॉन्स की एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक ही वेवलेंथ है। यानी ये चौथी डिमेरिट सबसे महत्वपूर्ण है, जहां हम कोहेरेंट लाइट को यूज करते हैं और यहाँ नॉन कोहेरेंट है। तो यही वजह है कि यहाँ हमें लेजर लाइट को लेना बेहतर होगा ऑर्डिनरी लाइट के लिए। अब ऑर्डिनरी लाइट थी पहले से, सारी विशेषताएं दिख रही हैं। अब मान लीजिए हमें इंजीनियरिंग में लेजर कटिंग करनी हो, तो लेजर कटिंग के लिए अगर हम ये लाइट ले रहे हो, पॉलीक्रोमेटिक हो, लो इंटेंसिटी हो, नॉन डायरेक्शनल हो, नॉन कोहेरेंट हो, तो आपका उत्तर होगा ये ऐसी लाइट का कोई मतलब नहीं है, इससे आप कटिंग नहीं कर सकते। मेडिकल में आपको आवश्यकता पड़ेगी तो ये चारों क्वालिटीज आपके मतलब की नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम इसकी बात करें, लेजर कटिंग हमें करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे लिए बेहतर है, हाई इंटेंसिटी भी है, यूनिडायरेक्शनल भी है और कोहेरेंट भी है। ये चारों गुण इस लेजर को ऑर्डिनरी लाइट से बेहतर बनाते हैं। अब आइए छोटी सी बात और देखते हैं। हमने ये चर्चा तो कर ली कि लेजर क्या है, क्यों यूज था इसका, ऑर्डिनरी लाइट से क्या अंतर है। अब जरा देखेंगे इस लेजर का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये लेजर का एक अपरेटस है। वैसे भी अगर लेजर की डिफिनेशन दी जाए तो एक ऐसी युक्ति जो कला संबद्ध प्रकाश को इस प्रकार प्रयोग करती है कि वो एक कला संबद्ध किरण बनाती है, किरणावली बनाती है, इसे हम लेजर कहते हैं, लेजर लाइट कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम की सहायता से कि इस लेजर का यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं एक एम्पलीफायर यूज कर रहा हूँ। ये टर्म इलेक्ट्रॉनिक का टर्म है, आपने पहले भी सुना होगा। जब हम किसी सिग्नल को इनपुट पे डालते हैं, उसको एम्पलीफाई करने के लिए तो हमको आउटपुट मिलता है जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है। यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो लाइट है, यानी इनपुट की जगह हमने क्या रखा है? हमने इनपुट की जगह रखा है लाइट। आउटपुट क्या आएगा? लाइट आएगा, लेकिन एम्पलीफाइड होके। यहाँ आउटपुट भी हमको लाइट मिलती है। कैसी? मोनोक्रोमेटिक होगी, हाई इंटेंसिटी होगी, ये सारी वैरायटीज होंगी। ये हमारा आउटपुट है। यहां तक तो बात समझ में आई दो शब्दों की, लाइट एम्पलीफिकेशन, यानी एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट। हम किस चीज का एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं? लाइट का। यहां तक हमने आउटपुट पा लिया। कैसे, किस प्रकार? तो वो है स्टिमुलेटेड इमिशन, यानी हमें जो यूज करना है वो है स्टिमुलेटेड इमिशन। अभी हमारी जो चर्चा होगी यहाँ पे वो इसी बात पे होगी कि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, इमिशन क्या है और रेडिएशन का टर्म क्या है। ये सारी बातें हम लोग अभी लेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन को समझेंगे। तो यहाँ पर हमें मूल काम क्या करना है? वो करना है लाइट का एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया कि लेजर क्या चीज है। अभी तक हमने आपको केवल यही बताया कि लेजर क्या चीज है।
अब हमें ये देखना है कि एम्प्लीफिकेशन तो कर लिया है, कैसे करना है? स्टिमुलेटेड इमिशन से। अब हम यहाँ थोड़ी सी इमिशन पे चर्चा करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जरूरी होगा ये बताना, स्टिमुलेटेड इमिशन वर्सेस स्पॉन्टेनियस इमिशन, इन दोनों में क्या फर्क है और हमें स्टिमुलेटेड इमिशन ही क्यों लेना था। मैं आपको इमिशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस टॉपिक में जाने से पहले हम जब कोई एक सामान में कोई एटम लेते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक नाभिक रखा, एक एटम ले रहा हूं मैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा और ये जो लिया हमने वो है सोडियम। हम सोडियम की चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर बार ये भी सवाल आता है कि किस इलेक्ट्रॉन से ये सारी चीजें होती हैं, इमिशन किस इलेक्ट्रॉन से होता है? जो इलेक्ट्रॉन बाहर है उससे या जो अंदर है उससे? जो बाहर इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बिल्कुल बाहर की स्टेट में होती है। अगर हम सोडियम को लिखें तो 2 8 1 ये इसका वितरण है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। हमें क्या करना है? हमें इमिशन लेना है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हमने सोडियम की चर्चा शुरू की है तो हम यहीं से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आप ऊर्जा स्तर बना हुआ है 1 2 और ये। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि हमें किस इलेक्ट्रॉन को इमिशन के लिए यूज करना है। हमें इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यूज करना है या बाउंडेड को? अक्सर बार ये गलतफहमी, ये मिसकंसेप्शन होता है, बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन है साहब बस इसी के साथ सारी चीजें होती हैं। नहीं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से आपको इमिशन लेना है। यहाँ पे जो ऊर्जा स्तर बने हुए हैं 1 2 और 3, ये ऊर्जा स्तर हम अलग अलग शेप में यहाँ बना सकते हैं। ये मैंने बनाया E1, यहाँ मैंने E2 कर दिया, आप E3 भी ले सकते हैं। चूंकि हमें अभी आवश्यकता यहाँ तक की नहीं है तो मैं एक इरेज कर देता हूँ, E1 E2 ले रहा हूँ। जब आप इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा देते हैं तो वो E1 से E2 तक पहुंचता है। जब E1 से E2 तक पहुंचता है और अपनी बड़ी ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, वहां पहुंचकर फिर ये वापस होता है और यहाँ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रुकता है। ये छोटा सा समय 10⁻⁸ सेकेंड का होता है। जब ये लौटने लगता है तो यहाँ से फोटॉन का इमिशन होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वह अपने अंदर से ऊर्जा का हरण उससे होता है, वह क्वांटा या फोटॉन के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपको फोटॉन का इमिशन दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पॉन्टेनियस इमिशन की। इस इमिशन के लिए ये सारी चीजें अपने से हो गई। यहाँ पे हमने केवल एनर्जी दी, ये बड़ी क्लास में पहुंचता है। इसके बाद ये जो इमिशन हो रहा है यहाँ आप देखें, ये स्पॉन्टेनियस है, हमने इसमें कोई अलग कार्य नहीं किया है, ये इमिशन स्वतः हुआ है, इसलिए यह स्पॉन्टेनियस इमिशन है, स्वतः इमिशन है। तो इस स्पॉन्टेनियस इमिशन में ऐसी क्या खास बात है? इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, अभी हमने केवल सिंगल एक फोटॉन की बात की है, बड़े ऊर्जा स्तर से नीचे और भी फोटॉन्स उतरेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, सबकी वेवलेंथ अलग होगी। ऐसे फोटॉन्स जहां फ्रीक्वेंसी अलग हो जाए, वेवलेंथ अलग हो जाए, ये हमारे कोहेरेंसी के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब हमें दूसरी विषय पे आना है, स्टिमुलेटेड इमिशन। हमें स्टिमुलेशन कैसे करना है, क्या स्टिमुलेट करना है? अब हमें बात करनी है स्टिमुलेटेड इमिशन, जो हमारे लेजर की जान है, जहां से हमें जानना है कि एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा। इस स्पॉन्टेनियस से तो होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे
जितने भी फोटॉन्स निकलेंगे सबकी अलग अलग वेवलेंथ आएगी, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होगी। ऐसी लाइट हमें नहीं चाहिए होगी, ऐसा एमिशन नहीं चाहिए होगा। तो क्या चाहिए? स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसे देखें हम, फिगर सेम है, हमने कोई नया काम नहीं किया, एटम भी मैं वही ले रहा हूं, फर्क केवल इतना सा है कि यहां पर जब हम E1 से E2 तक पहुंचते हैं, प्रोसेस सेम है, हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, वह छोटे ऊर्जा स्तर से बड़े ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वही क्रिया पुनः आरंभ होती है। लेकिन यहाँ पे हमें जो नया काम करना है, जिसे हम स्टिमुलेटेड कह रहे हैं, स्टिमुलेट करना है, वो ये है कि यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रॉन को जब ये ऊपर से नीचे के लेवल पे उतर रहा है तो हमने इसको hν यानी एक फोटॉन की ऊर्जा दे दी। अब एक फोटॉन की ऊर्जा से क्या होना है? यहाँ होना ये है कि यह ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही हो जैसी कि इस उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन की है। उतनी ऊर्जा का लेवल हम लेंगे इसके लिए भी जो यहाँ से निकलने वाला है, इस पर हम वही hν डालेंगे, उतनी ही ऊर्जा देंगे। तो यहाँ से एक hν तैयार हुआ, एक फोटॉन निकला, एक के बाद वो दूसरे लेवल्स पे टकराता है, दो निकला, और ऐसे कई फोटॉन्स आप देखेंगे एक ही ऊर्जा स्तर के, एक ही जैसे आइडेंटिकल और एक ही वेवलेंथ के, एक ही फ्रीक्वेंसी के तैयार होंगे। और ये अलग अलग फोटॉन्स क्या करेंगे? इनकी एक बीम बन जाएगी, और इनकी जो बनी हुई बीम है यही लेजर का मेन वर्क है। यानी यहाँ से हम स्टिमुलेट करके लाइट का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये सामान्य एम्पलीफायर नहीं था, बल्कि ये स्टिमुलेटेड इमिशन का एम्पलीफायर था, जिसके सहारे हमने लेजर लाइट को प्राप्त किया है कि हम लेजर को कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अगले टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे प्रोडक्शन ऑफ फोटॉन्स, कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे फोटॉन्स का, कैसे लेजर का यूज करेंगे। आज आपको केवल इतना ही बताया कि लेजर क्या है और लेजर की प्रणाली क्या है, एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है। पूरे सिस्टम को हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।